अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल लिटरेरी सर्कल में खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल, और इसमें हम दो चीज़ों पर फोकस करेंगे, बैकग्राउंड पढ़ेंगे एंड इंट्रोडक्शन। आज के इस टॉपिक में हम करेक्टर की एनालिसिस नहीं करेंगे, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अच्छा, बैकग्राउंड में हम ये चीज़ पढ़ेंगे ना कि जोफ्री चासर किस चीज़ से मुतासिर हुआ कि उसने ये द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल या कैंटरबरी टेल लिख दिया। अच्छा, तो 14th सेंचुरी लंदन मिडीवल पीरियड, ग्रेट सेंटर ऑफ कॉमर्स एंड कल्चर। अच्छा, लंदन जो था ना 14th सेंचुरी में, ये दौर जो चल रहा था ये मिडीवल पीरियड था, और ये लंदन जो था ये कॉमर्स एंड कल्चर का बहुत ही रिच एरिया था। यहाँ पर ट्रेड भी हुआ करती थी और कल्चर के लिहाज से भी लंदन एक रिच एरिया कंसिडर किया जाता था। अब यहाँ पर दो चीज़ें काबिल ज़िक्र है कि जोफ्री चासर जो था ना वो सोसाइटी एंड लिटरेचर से मुतासिर हुआ। अब सोसाइटी में कौन कौन सी चीज़ें थी, और दूसरी बात कि वो लिटरेचर में किस लिटरेचर से मुतासिर हुआ कि उसने ये जो कैंटरबरी टेल था ये लिख दिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी को अगर हम उस वक्त की सोसाइटी को तकसीम करें तो वो हम 3 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त की सोसाइटी भी जो थी वो स्ट्रिक्टली ऑर्डर सोसाइटी थी। सबसे पहले एक जो पोर्शन था ना वो जो जिसे हम कहते हैं कि अपर पोर्शन, उसमें जो किंग और नोबल्स थे, एंड देन कैथोलिक चर्च, एंड देन द मिडिल क्लास। अब जो किंग और नोबल जो रॉयल फैमिली वाले लोग थे वो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिटिकल अफेयर एंड दे हैविंग अल्टीमेट पावर। उनके साथ वो जो चाहते थे वो कर सकते थे, और इनके साथ पावर और वेल्थ था नोबल के साथ। इसके बाद वहाँ पर जो चर्च था वो कैथोलिक था, प्यूरिटन नहीं था। कैथोलिक जो चर्च के लोग थे ना, रिलीजियस, दे वर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पिरिचुअल मैटर्स एंड फुल अथॉरिटी। उनके पास अथॉरिटी बहुत ज़्यादा थी। अगर नोबल या जो रॉयल लोग थे ना, वो भी इन्हीं से पूछ कर या इन्हीं की मशवरे से काम करते थे, क्योंकि वहाँ पर मिडीवल पीरियड में रिलीजन का एक ग्रेट इम्पैक्ट था, एंड रिलीजन का एक बहुत ज़्यादा पावर था, अथॉरिटी थी इन रिलीजियस लोगों के पास। इसके बाद जो क्लास है ना वो मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास ये एक नया क्लास था सोसाइटी में जो उभर रहा था, वरना मिडिल क्लास के अलावा बस इनके अलावा सिर्फ लोअर क्लास ही होती थी। किंग और नोबल थे, कैथोलिक चर्च वाले थे, और इसके अलावा जो लोअर क्लास थे जहाँ पर एग्रेरियन और ये पुअर पीजेंट वगैरह, ये लोग किसान वगैरह रहते थे। लेकिन मिडिल क्लास एक ऐसा क्लास था जो हमने अभी बात पढ़ी कि लंदन वाज अ रिच कॉमर्स इन कल्चर प्लेस। कॉमर्स और ट्रेड की वजह से जो मिडिल क्लास था ना ये एक नया नया वजूद में आया था। हाईली वोकल ड्यू टू ट्रेड इन कॉमर्स। अच्छा, हाईली वोकल का मतलब ये था कि ये भी अब मतलब जो रिलीजियस अफेयर थे, पॉलिटिकल अफेयर थे, ये भी उनकी तरफ माइल हो गए थे। उनमें इस मिडिल क्लास वाले लोगों ने भी उनमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। और इस मिडिल क्लास में कौन कौन से लोग थे? जो मर्चेंट थे, ट्रेडर थे, शॉपकीपर थे, आर्ट क्राफ्टमैन थे, ये लोग मिडिल क्लास में थे। और इनके साथ भी मतलब पैसा भी आ रहा था और अथॉरिटी भी थोड़ी बहुत इनके पास आ रही थी, और ये सब ट्रेड एंड कॉमर्स की वजह से। अच्छा, यहाँ पर जो मतलब सोसाइटी को हमने डिवाइड किया, ये इसलिए डिवाइड किया, और जो फ्रीचार्जर जो था वो इन सब से इसलिए इम्पेक्ट हुआ या इफ़ेक्टेड हुआ क्योंकि वो इन सोसाइटी में जो करप्ट अनासर थे ना वो देख रहे थे कि जिस तरह रॉयल फैमिली में करप्ट लोग थे, कैथोलिक चर्च में लोग मज़हब के नाम को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे। इसके अलावा जो मिडिल क्लास वाले लोग थे तो वो भी बहुत तरह से करप्टेड थे, और बाकी रह गए जो पुअर पीपल या लोअर क्लास वाले, तो वो इंग्लैंड की अब ये जो अपर 3 क्लासेज है ना, इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो रेशो थी ना पॉपुलेशन की वो पुअर की थी। इन सबको इकट्ठे मिलाकर भी ये पुअर से कम थे, ये ऊपर 3 वाले क्लासेस। बट चूँकि इंग्लैंड में उस वक्त वो प्लेग आया था, ब्लैक डेथ, उसकी वजह से 1/3 पॉपुलेशन ऑफ इंग्लैंड वाज इरेडिकेटेड, वो ख़त्म हो गया था 1/3, जिसकी वजह से पॉपुलेशन में कमी आई।
और इसकी वजह से लोकल लोकल या लोअर जो क्लास है ना उसमें भी पॉपुलेशन में कमी आई। और इसकी वजह से जो ये पुअर लोग थे ना इनको एक मौका मिल गया अपने जो डेली वेजेस थे उनको इनको बढ़ाने के लिए। तो इन्होंने वो एक द पीजेंट रिबेलियन, ये जो एक मूवमेंट था ये भी इन्होंने किया 1381 में। और ये इसलिए उन्होंने किया कि इनको हायर वेजेस मिले। तो इसमें कुछ हद तक तो ये कामयाब हो गए, लेकिन ये जो रॉयल क्लास थे या जो नोबेलिटी थी ना वंस अगेन इन लोगों ने इनको सप्रेस किया। अब चासर जो था ना वो खुद ही इन मिडिल क्लास लोगों में रहता था। सो उस चासर की इंटरेक्शन इन लोगों से इंतहाई ज़्यादा थी। और दूसरी बात ये कि वो नोबेलिटी सर्विसेज टू नोबेलिटी एंड डिप्लोमेटिक ड्यूटी गेव हिम अ वाइड एक्वेंटेंस अमंग देम अमंग द रूरल क्लास। जो वो नोबेलिटी के लिए भी काम करता था क्योंकि वो एज अ डिप्लोमेटिक अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता था। सो वो उसकी कनेक्शन मिडिल क्लास और अपर क्लास दोनों से था। इसी वजह से उसको वो सोसाइटी में जो फ्लास थे, वो करप्शन थे, जो बुराइयाँ थी, वो सब उसको बड़ी अच्छी तरह नज़र आ रही थी। दूसरी बात अगर हम लिटरेचर की करें कि वो कौन से लिटरेचर से मुतासिर हुआ कि उसने एक कैंटरबरी टेल लिख दिए, तो सबसे पहले जो वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय इटालियन पोइट बोकेशो से वो मुतासिर हो। वो एक इटालियन पोइट था और उसके किस वर्क से वो मुतासिर हो, वो डेकामेरॉन उसने लिखा था। वो भी जिस तरह ये कैंटरबरी टेल है ना, डेकामेरॉन भी इसी तरह लिटरेरी वर्क है, शॉर्ट स्टोरीज पर मुश्तमिल है। चौसर भी इस बोकेशो के इस वर्क से इन्फ्लुएंस हुआ और उसने ये लिख दी। और चौसर की फेमिलियरिटी जो थी ना वो मतलब ओल्ड जो क्लासिकल थे पोइट्स ऑन आथर्स ओविड एंड वर्जिल एंड अगस्टिन, उनसे भी वो फेमिलियर था और उनको वो रीड करता था। अब सबसे अहम बात यह है कि किस तरह चौसर का जो कैंटरबरी टेल थे ना इट वाज अ डिफरेंट फ्रॉम द वर्क ऑफ दिस बोकेशो और अदर फ्रेंच एंड इटालियन पॉइंट। तो मेन बात जो थी ना लिटरेरी कैंटरबरी टेल में, वो इसमें रिपीटिशन ऑफ ओल्ड पैटर्न नहीं था। ओल्ड पैटर्न का मतलब ये कि ना उसमें एग्जैक्ट वो लोग थे जो वो रिपीट कर रहे थे। फॉर एग्जांपल अशराफिया या नोबेलिटी के लोग और चर्च वाले लोग, बल्कि चौसर ने इसमें मिडिल क्लास वाले लोगों को भी एक्सपोज किया एंड लोअर क्लास वालों को भी एंड अपर, सबको उसने एक्सपोज किया अपने इस कैंटरबरी टेल में। और इनके करप्शन को हाईलाइट किया थ्रू सटायर एंड आयरनी। अच्छा, अब ये जो कैंटरबरी टेल थे ना, ये जब फॉर एग्जांपल पब्लिश किए उसने, तो जब यूरोप में इंग्लैंड में 1478 में जो प्रिंटिंग प्रेस आया फॉर द फर्स्ट, तो उमूमन वहाँ पर जो प्रिंटिंग प्रेस से जो बुक प्रेस होते थे ना, तो वो बहुत ही महंगे होते थे और ओनली ये अपर क्लास वाले लोग ही इनको ख़रीद सकते थे। बट और वो एक ही दफ़ा प्रिंट होते थे। लेकिन क्योंकि कैंटरबरी टेल वाज द मोस्ट फेमस बुक ऑफ दैट टाइम या पोइट्री बुक ऑफ दैट टाइम, सो इसी वजह से वो उसकी दो एडिशन आ गई, एक 1478 में और दूसरा 1483 में, और लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा परचेज़ किया। इसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन हम इसका कुछ इस तरह करेंगे कि ये बुक जो लेकर था पोइट्री का बुक, ये 1387 से लेकर 1400 तक उसने लिखा था। तो और इसको हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ स्टोरीज नरेटेड बाय द पिलग्रिम्स। और ये जो पोइट्री का बुक था ये कलेक्शन ऑफ स्टोरीज थे जो पिलग्रिम्स जो थे ना उन्होंने नरेट किए इसे। मतलब चौसर ने इसे लिख दिया, लेकिन जो कैरेक्टर ने उन कैरेक्टर ने अपनी स्टोरीज को नरेट किया, स्टेट किया। अब हम पढ़ रहे हैं ना, ये तो द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल है, ये एक अलग टॉपिक है और कैंटरबरी टेल एक अलग टॉपिक है। द प्रोलॉग में हम सिर्फ दो ही चीज़ें पढ़ेंगे, कैरेक्टर की एनालिसिस करेंगे और इसमें जो द फ्रेम ऑफ द स्टोरीज है ना, वो जिस तरह चौसर ने बयान किया है वो हम बयान करेंगे। इसमें हम वो टेल नहीं पढ़ेंगे, टेल एक अलग सेक्शन है। हमारा जो कोर्स है ना वो द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल, यहाँ पर सिर्फ हम प्रोलॉग पढ़ेंगे। प्रोलॉग का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन टू द कैंटरबरी
टेल, मतलब कैंटरबरी एक जगह का नाम है, टेल मतलब किससे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम इंट्रोडक्शन टू द कैंटरबरी टेल या द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम सिर्फ जो फ्रेमवर्क है वो पढ़ेंगे, और जिस तरह चौसर ने कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया, कैरेक्टर की एनालिसिस किया, उन पर सटायर किया है, वो हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद ये जो कैंटरबरी टेल थी ना, दिस वाज द फर्स्ट पोइट्री बुक रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। उस ज़माने में इंग्लिश लैंग्वेज वाज अ चीपर एंड वल्गर लैंग्वेज। वहाँ पर जो अशराफिया का लैंग्वेज था ना, वो फ्रेंच था। फ्रेंच था, लैटिन वगैरह, ये बहुत ही बड़ी लैंग्वेजेस उस ज़माने में कंसिडर की जाती थी। लोग इंग्लिश में राइटिंग नहीं करते थे, ये लोअर क्लास और चीप लैंग्वेज कंसिडर की जाती थी। लेकिन चौसर ने लैटिन और फ्रेंच के बजाय इस इंग्लिश में ये कैंटरबरी टेल लिख दिए। अच्छा, कैंटरबरी टेल में जो है ना, इसमें टोटल 29 ट्रेवलर है प्लस अ नरेटर। नरेटर कौन है? चौसर है। अच्छा, कैंटरबरी टेल में होता यह है कि इसमें कुछ ट्रेवलर होते हैं ना, वो इकट्ठे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, जिस जगह उस जगह का नाम है टेबर्ड एन लंदन। टेबर्ड एन है ये एक जगह है, ये लंदन में वाक़ है। और ये 29 ट्रेवलर जो है ना, पिलग्रिम्स, ये उस जगह इकट्ठे होते हैं और मीटिंग करते हैं कि हम किस तरह जाएंगे। और ये जाग कहाँ रहे हैं? ये एस.टी. थॉमस बैकेट के श्राइन को जा रहे हैं, और वो श्राइन कहाँ पर है? वो कैंटरबरी टेल में है। और ये वहाँ पर ये 60 मील दूर है। और ये टोटल जो मतलब ड्यूरेशन है दिनों का, ये 4 दिन में ये रिलीजियस जर्नी मुकम्मल करेंगे। और ये रिलीजियस जर्नी इसलिए है कि जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मुसलमान हज के लिए जाते हैं और वहाँ पर अपनी गुनाहों की मुआफ़ी तलब करते हैं, इस तरह ये क्रिश्चियन लोग भी एस.टी. थॉमस बैकेट के श्राइन पर जाते थे, और वहाँ पर ये इसे पिलग्रिमेज समझते थे, और वहाँ पर ये अपनी गुनाह की माफ़ी तलब करते थे। अब ये लोग जब टेबर्ड इन में इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहाँ टेबर्ड इन का जो इन कीपर है ना, होस्ट है हैरी बेले, वो भी इनके साथ इकट्ठा हो जाता है, और इनको कहता है कि मशवरा देते हैं कि जब हम जा रहे हैं तो रास्ते पर हम बोर होंगे, तो हर एक ट्रेवलर 2 स्टोरी अपनी नरेट करेगा, 2 स्टोरी बताएगा। अच्छा, 2 स्टोरी ऑन द वे टू कैंटरबरी टेल एंड 2 स्टोरी ऑन द वे बैक टू लंदन। मतलब एक मतलब एक पेलग्रम जो है ना, एक मेंबर, वो 4 स्टोरी नरेट करेगा। और टोटल ये जो है ना 29 पेलग्रम है, और एक जो नरेटर है, तो ये 30 लोग हैं। बाद लोग इसमें ये इन कीपर को भी शुमार करते, लेकिन ये नहीं है, ये टोटल 30 है। तो इस तरह मतलब जब एक बंदा 4 स्टोरी बयान करेगा, तो ये टोटल होते हैं 120 स्टोरीज़। बट होता कुछ जो है कि ये 120 स्टोरीज़ मुकम्मल नहीं होते, इनमें कुछ तो आधे अपने बयान कर भी नहीं लेते। ये इस वजह से कि चौसर की डेथ हो गई। और ये भी फैसला करते हैं, जो होस्ट है ना हैरी बेले, उनको ये भी एक सरप्राइज़ देता है कि जब फॉर एग्जांपल द बेस्ट स्टोरी टेलर विल हैव अ फ्री डिनर, जो जिसकी स्टोरी बेस्ट होगी, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, तो उसको वो फ्री डिनर देगा। Out of 124, only 24 tales were narrated and the work remains incomplete। अच्छा, ये यही बात है कि 124 टोटल टेल बनते हैं ना, लेकिन इसमें सिर्फ 24 टेल्स ही बताए गए थे या नरेट किए गए। इन 24 में गालिबन 22 जो थे ना, वो पोएटिक फॉर्म में थे, और जो 2 जो थे वो प्रोज में थे, वो बयान हुए हैं। लेकिन सारे 120 कंप्लीट नहीं है, और ये वर्क इनकम्प्लीट रह गया बिकॉज चासर 1400 में मर गया। और इसके अलावा प्रोलॉग मेजर पार्ट इज़ द करेक्टर डिस्क्रिप्शन। अब प्रोलॉग जो है ना, प्रोलॉग भी मतलब जो है ना, ये 2 हिस्सों में तकसीम होता है, द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल। एक हिस्से में यही जो बातें थी ना, ये जो अब हमने कह दी, यही है कि मतलब ट्रेवलर है वो एक जगह इकट्ठे होते हैं, फिर वो रवाना होते हैं, क्या करते हैं, कहाँ पर जाने के लिए, यही बातें हैं। और दूसरे जो पार्ट में है ना, वहाँ पर वो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर की एनालिसिस है। तो यही इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कैरेक्टर की एनालिसिस भी वन बाई वन करेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब और पेज एंड चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।